नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज दूसरे दिन का वीडियो है, एपिसोड दूसरा। पहले एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे हम आदिम से आज तक की सभ्यता में विकसित हुए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। जो आज हमारा ये राज्य है, मतलब देश है, उसकी शासन व्यवस्था है, दरअसल उसका विकास कैसे हुआ है। जब ये समझ जाएंगे तब हम भारत के संविधान में बढ़ेंगे और भारत का संविधान हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो भारत का संविधान, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसमें हमने दो चित्र बनाए हैं, एक ये देवी का चित्र है और एक ये अपने देश का नक्शा है। दरअसल जो राज्य की उत्पत्ति है उसका जो पहला सिद्धांत है वो दैवी सिद्धांत ही है। यानी प्राचीन काल में यही माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने करी है, यानी कि देव ने करी है। तो यहीं से बात शुरू होगी, है ना। तो चलिए एक एक बात को हम अच्छे से समझते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, राज्य। राज्य के बारे में हमने कल पढ़ा था, अब पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति, यानी राज्य कैसे बना। तो इसके पहले थोड़ा सा हम संक्षिप्त में ये समझ लें कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं भारत का संविधान, लेकिन ये है क्या, राजनीति सिद्धांत। राजनीति सिद्धांत के दो पार्ट हैं, एक है राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, और दूसरा है राजनीति दर्शन। राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। राजनीति विज्ञान के जब हम उपभाग की बात करेंगे तो इसी में एक छोटा सा उपभाग है संविधान, यानी हमारे देश का, अपने देश का संविधान। यानी राजनीति शास्त्र, राजनीति सिद्धांत का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपभाग है संविधान। हम लोग संविधान पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पहुँचने के पहले इसके बारे में हमको जानकारी तो रहनी चाहिए, तभी तो हम इसके आगे बढ़ सकेंगे। भाई हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से रास्ता सफ़र मतलब हम तय किए हो, हमको थोड़ी बहुत जानकारी हो यहाँ। हालांकि राजनीति विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन बैकग्राउंड आपको पता रहना चाहिए। राजनीति विज्ञान का मतलब क्या होता है, जब हम किसी तथ्य को पढ़ते हैं, यानी जो हमारे सामने उपस्थित है आज, हम उसकी विशेषताओं को जब पढ़ते हैं तो वो राजनीति विज्ञान है। राजनीति के क्षेत्र में जैसे हम अगर पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हम पढ़ते हैं कि हमारी संसद के दो भाग हैं या तीन भाग हैं, राष्ट्रपति को भी मिला दें, इनका निर्माण कैसे होता है, इनके कार्य क्या हैं, जो लिखा गया है वही पढ़ेंगे, वही याद करेंगे, वही समझेंगे, यही राजनीति विज्ञान है। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जिस तरह से हो रहा है वो इस तरह से क्यों हो रहा है, ये राष्ट्रपति का पद आखिर है क्यों, है ना, और ये इसी तरह क्यों है। तो जब हम राष्ट्रपति के पद क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पढ़ते हैं तो वो दरअसल दर्शन माना जाता है। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति भले संवैधानिक प्रमुख हो, लेकिन वो हैसियत में प्रधानमंत्री से छोटा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, जबकि अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है, मतलब राष्ट्रपति की ताकत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन भारत में नहीं होती। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जब हम उसके दर्शन को पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके कारण हम पढ़ते हैं, इसलिए हुआ। तो जब हम क्यों, कैसे, कारण पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का तो वो दर्शन माना जाता है। और हूबहू जब जो दिया गया है वही याद कर ले, वही बता दे, तो वो क्या है, विज्ञान। हम राजनीति विज्ञान में संविधान को दर्शन के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी दर्शन जोड़ते जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा और जीवन भर के लिए आपको याद होता जाएगा, बोरिंग नहीं होगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि दर्शन को भी इससे जोड़ते हुए चलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति, कल हमने आपको हिंट दिया था कि राज्य का मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं है। राज्य दरअसल बहुत बड़ी संकल्पना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है।
तो राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब एक देश है, एक शासन व्यवस्था है पूरी। तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। सिद्धांत का मतलब फिर वही बात, कुछ लोग कहते हैं इस तरह से राज्य बना, कुछ लोग कहते हैं इस तरह से राज्य बना, कुछ लोग कहते हैं इस तरह से राज्य बना। तो अलग अलग विद्वान यानी कि जो समाजशास्त्री थे, दार्शनिक थे, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए थे, वो सब एक मत पर नहीं हैं, एक ही बात नहीं बताए हैं, लेकिन सबकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी बातों में दम है, इसीलिए सबकी बातों को पढ़ा जाता है और आखिर में निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तव में किस तरह से उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन निष्कर्ष तब निकालेंगे जब हम पहले पढ़े रहेंगे, पहले जाने रहेंगे। तो जो राज्य की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है कि हमारा राज्य या क्यों बना, तो उसमें आता है पहला सिद्धांत दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत क्या है? आप ध्यान से पढ़िए, जब मैं समझाने लगूं तो आप लिखने के चक्कर में मत पड़िए, समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके अपने से लिखिएगा। समझते समय लिखेंगे तो दोनों चीज़ नहीं हो पाएगा, अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो समझिए अच्छे से दैवीय सिद्धांत क्या है। देखिए, जब मनुष्य जंगलों में था, आदिम समाज था उसका, हमने कल चर्चा किया था, अधिशेष का उत्पादन होने लगा, यानी भोजन से ज़्यादा उसके पास प्राप्त होने लगा। तो हुआ क्या कि जैसे ये एक स्थान है, यहाँ पर मान लीजिए 1000 लोग रह रहे हैं, एक क्षेत्र है, यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं। ये दूसरा क्षेत्र है, काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर, यहाँ भी लोग रह रहे हैं। और एक तीसरा क्षेत्र है, यहाँ भी लोग रह रहे हैं। मान लीजिए ये एक दूसरे के इलाके को नहीं जानते। शुरुआत में जब खेती शुरू हुई तो लोग अस्थायी रूप से एक जगह बसना शुरू हुए, लेकिन उसके पहले तो वो घुमंतु थे, चलते रहते थे, एक जगह जाके बसते थे, वहाँ की जो संसाधन है उसका उपभोग करते थे। जब वो ख़त्म हो जाता था, जैसे कि वहाँ के फल ख़त्म हो जाते थे या वहाँ के जंतु, हिरण, शिकार जो करते थे वो ख़त्म हो जाते थे, तो अब भोजन कहाँ से होगा? तो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते थे। तो इस तरह से वो घुमंतु थे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये बसे हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, और इनके पास भोजन का संकट है। जो यहाँ पे इस इलाके में 1000 लोग हैं, इनमें भोजन का संकट है, तो भोजन की तलाश में निकल पड़े हैं। हथियार भी लिए हैं, क्योंकि जानवरों से भी उनको अपने आप को सुरक्षित रखना है। और ये घूमते घूमते इस इलाके में पहुँचे। जब यहाँ पे पहुँचे तो मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन इनके पास है पर्याप्त, तो ये क्या करेंगे? इन पर धावा बोल देंगे, लड़ाई होगी, एक जीतेगा, चाहे ये। मान लीजिए यही जीता, तो इनके भोजन को ये ले लिया, इनके संसाधनों को ये ले लिया, या इन्हीं ने इनके ऊपर धावा बोल दिया तो इनके संसाधनों को ले लिया। तो ऐसे ही एक कबीला दूसरे कबीले में आक्रमण करेगा। तो क्या होगा कि जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता में मनुष्य के दिमाग का विकास हुआ, तो लोगों ने सोचना शुरू किया। जैसे हमने कल चर्चा किया था कि हर समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान, एक सामान्य और एक सामान्य से नीचे। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी संख्या आमतौर पे 1/4 होती है। तो उन्हीं के जिम्मेदारी होती है कि जो हमारी समस्याएं हैं उस पर विचार करिए, ये समस्या दूर कैसे होगी। तो दैवी सिद्धांत में ये बताया गया कि इन लोगों ने राज्य की कल्पना करी, और राज्य की कल्पना में ये कहा कि एक ऐसी संस्था हो या एक ऐसी चीज़ हो जो इतनी ताकतवर हो कि कोई हम पे आक्रमण करे तो वो उससे लड़ सके। मतलब अलग से ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो हमारी रक्षा करे। इसकी कल्पना हुई पहली बार। तो इसी कल्पना में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि जब राज्य बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कल्पना हुई पहली बार। अब इस कल्पना को आप छोड़ दीजिए। कल्पना हज़ारों तरह की हुई, हज़ारों तरह के राज्य भी बने। इसीलिए आप देखेंगे कोई लोकतांत्रिक है, कोई राजतांत्रिक है ना, कोई तानाशाह है, इस तरह से बहुत सारे हैं। लेकिन मूल बात क्या है? दैवी। तो जब कल्पना हुई राज्य की, कल्पना आज की कल्पना कि उस समय कैसे राज्य बने। भाई उस समय के लोग तो आज हैं नहीं, आज के लोग कल्पना कर रहे हैं ना कि उस समय राज्य कैसे बने। तो जो आज की कल्पना है, जैसे एक दार्शनिक हैं रॉबर्ट फिल्मर, इनका नाम आप याद रखिएगा, रॉबर्ट फिल्मर।
इन्होंने ही मुख्य रूप से दैवी सिद्धांत की कल्पना करी। इन्होंने बताया कि इस संसार की रचना ईश्वर ने की है, ऐसा बाइबल में भी लिखा है, ऐसा अन्य धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि ईश्वर की रचना मनुष्य ने करी। तो जब मनुष्यों पे संकट आने लगा, संकट यही, ये इस पर चढ़ाई कर रहे हैं, ये इस पर चढ़ाई कर रहे हैं, लूट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो जब मानव समाज में संकट पैदा हुआ तो उस संकट से उनको मुक्ति देने के लिए ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया, यानी एक राजा को बनाया। तो जो राजा का कॉन्सेप्ट है वो ईश्वर का एक अंश, ऐसी कल्पना की गई, यानी कि एक व्यक्ति को इतना ताकतवर ईश्वर ने बना दिया और उसे राजा के तौर पे प्रेजेंट कर दिया, और उसने जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया वो एक राज्य बन गया। तो जो राज्य का निर्माण है दरअसल वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है, अपनी प्रजा के सहयोग और सहायता के लिए। तो दैवी सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के लिए ईश्वर जिम्मेदार है, यानी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। और इसके राज्य में जो राज्य है वो 3 काम करेगा। कितने काम करेगा? 3। यानी ईश्वर ने जब राज्य की रचना की तो राज्य के 3 काम थे। कौन से काम थे? पहला काम था सुरक्षा, यानी अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा करेगा वो, कोई किसी से मारा नहीं जाएगा, कोई जख्मी नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। दूसरा शांति, यानी शांति बनी रहेगी। तीसरा सुरक्षा, शांति और न्याय, यानी हो सकता है कि राज्य के भीतर भी एक दूसरे से लड़ाई हो जाए, एक दूसरे में सेना झपटी हो जाए, तो फिर उनका समझौता कौन करेगा? कोई किसी का मर्डर ही कर दे तो न्याय कैसे होगा? तो दंडित भी उनको किया जाएगा जिन्होंने चोरी किया है, जिन्होंने एक दूसरे को मारा है। तो राज्य के 3 काम, सुरक्षा, शांति और न्याय। बस इसी तीनों काम के लिए कुछ लोगों ने कल्पना करी, जैसे कि रॉबर्ट फिल्मर ने, कि ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया। अब आइए हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो भी दरअसल उसी तरह का है, मतलब बहुत अच्छा दर्शन है प्लेटो का। प्लेटो को हम आपको पढ़ाएंगे, अरस्तु को पढ़ाएंगे, और मैकियावेली को पढ़ाएंगे, और कौटिल्य को। इन 4 लोगों को पढ़ाएंगे। बिना इन 4 लोगों को पढ़े समझे आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे। तो 4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। हम अपने यहाँ अगर मनु की बात करें तो मनुस्मृति में भी ये कहा गया है कि राज्य की जो रचना है वो ईश्वर की मर्जी से हुई है, ईश्वर ने करी है। महाभारत में भी इसकी चर्चा है, कुरान में भी इसकी चर्चा है, और बाइबल में जो उसका ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें तो जो आदम है उसके बारे में कहा गया है कि ईश्वर ने, यानी यहोवा ने पहला जो आदम बनाया, मनुष्य बनाया, वो दरअसल एक राजा ही था। तो वहाँ भी ये कल्पना की गई है, दैवी सिद्धांत। क्लियर हो गई? पहला सिद्धांत ये है। अब ये कितना मान्य है कितना नहीं हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मतलब राज्य कैसे बना, इसका ये पहला सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत आता है जो इसी के विरोध में बनाया गया, यानी ऐसे लोगों ने कल्पना करी तो बाद में जब इसकी समीक्षा हुई, भाई इन लोगों ने बताया कि राज्य ऐसे बनाया, चारों तरफ चर्चा हो गई कि राज्य ऐसे बना, तो लोग तर्क करने लगे, सोचने लगे। कुछ लोग इनके समर्थन में आए कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही बना होगा। लेकिन कुछ लोगों ने तर्क किया, विचार किया, प्रैक्टिकल किया कि ऐसा ही हुआ होगा, शोध किया, तो उनको लगा कि ना 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 ऐसे तो नहीं हुआ है। तो एक दूसरा सिद्धांत आया जिसका नाम है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी दैवी सिद्धांत के विपरीत, मतलब उसकी बातों को खारिज करने के लिए। अब इसमें हम 3 दार्शनिकों का नाम याद रख लेते हैं। थॉमस हॉब्स, इन्होंने इसकी कल्पना करी। जॉन लॉक और रूसो। थॉमस हॉब्स, लॉक इंग्लैंड के हैं, रूसो फ्रांस का। तो थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौता, इसको अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन लोगों ने ये कहा कि जो राज्य है, राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि ये सामाजिक समझौता का परिणाम है। मतलब जब ये लोग आपस में या एक दूसरे से जब लड़ने लगे थे, तो जब मनुष्य का बुद्धि का विकास होने लगा, तो उसके क्रम में इन लोगों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था बना दें
जो हमारी रक्षा करे। तो मतलब लोगों ने आपस में समझौता ये किया कि हम जैसे हमारी जो आय है, जो हम कमा रहे हैं, खेती से कमा रहे हैं, जैसे भी पशुपालन करके, तो उसका कुछ अंश हम एक ऐसी संस्था बनाएं, उसको दें, सारे लोग दें थोड़ा थोड़ा। तो जब उसको देंगे तो वो संस्था बहुत धनवान हो जाएगी, और जब वो संस्था बहुत धनवान हो जाएगी तो वो संस्था सेना रखेगी। सेना का मतलब जो उसके राज्य में उसके साथ रहेंगे उनको वो वेतन देगी, और वो लोग एक परमानेंटली के तौर पे रहेंगे, जो यही काम करेंगे कि कोई आक्रमण करेगा तो उससे युद्ध करेंगे, यानी अपने लोगों की रक्षा करेंगे। अपने लोग जब आपस में लड़ जाएंगे तो उनके बीच न्याय करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। तो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में सब अपनी इच्छा से शामिल हुए। मतलब जैसे इस राज्य में 1000 लोग हैं, तो ये इन 1000 लोगों की मीटिंग बैठी आपस में कि हम लोग एक ऐसा मतलब संस्था बनाएंगे जो बहुत ही ताकतवर होगी, और इसके लिए हम उसको ताकत देंगे, यानी हम अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत सब लोग देंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएगी, और फिर हमारी वो रक्षा करेगी। तो यानी राज्य का निर्माण मनुष्य ने आपस में समझौता करके बनाया, और वो अपने ऊपर शासन भी करेगी, यानी हम ही बनाएंगे और हमारे ऊपर वो शासन भी करेगी। तो ये है सामाजिक समझौता। ऐसे ही यानी कि सारे लोग, थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो। अब इसमें इस राज्य में जो राजा बनेगा वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। जो लोग आपस में समझौता कर रहे हैं, इन्हीं में से जो ताकतवर होगा, बुद्धिमान होगा, उसी को सपोर्ट किया जाएगा, सब लोग कहेंगे, और वो राजा बन जाएगा। राजा बन जाएगा का मतलब उसको ये लोग टैक्स देंगे, सपोर्ट करेंगे, और फिर इसको ये कह देंगे कि ये इतना ताकतवर है कि ये जो भी निर्णय लेगा, जो भी करेगा, वो हमको मानना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि सब लोग अपनी इच्छा से ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये राजा शामिल नहीं है, समझौते का ये परिणाम है, समझौते में ये शामिल नहीं है। समझौते में लोग आपस में समझौता किए हैं, और समझौते का जो परिणाम निकला है वो राज्य और राजा है। क्लियर हो गई बात। अब सामाजिक समझौता जब आया तो बाद में इसकी आलोचना भी हुई। जैसे एक ग्रीन नाम के दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण मतलब ये एक कपोल कल्पना है, ऐसे नहीं हो सकता। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी हम समझ लेते हैं कि दूसरा सिद्धांत क्या था हमारा, सामाजिक समझौता। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है जो सामाजिक समझौता को भी खारिज कर देता है। भाई जैसे जैसे विकास हो रहा है, मनुष्य की बुद्धि बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके तर्क करने की शक्ति भी बढ़ रही है। जैसे आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, हो सकता है आज के बाद 100 साल के बाद जो लोग होंगे वो हमको उतना बुद्धिमान नहीं समझेंगे, वो लोग बुद्धिमान हो जाएंगे। जैसे आज जो हमारा समाज सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है, आने वाले समय में AI की सरकार होगी, है ना, डिजिटल सरकार होगी। यानी आज की सरकार में क्या है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, कितनी भी कोशिश कर लें कुछ वो भ्रष्ट रहेंगे ही सब लोग, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसके भी अगेंस्ट यानी जो लोग हैं हमारे यहाँ, वो जान ही रहे हैं ना कि हम किसी को भी कितना ताकतवर बना दें, सरकार में कोई भी शामिल हो जाए, गलती कर रहा है, पेट भर रहा है, अपना धन इकट्ठा कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, तो ये लोग जान रहे हैं। तो आने वाले समय में इसके भी विरोध में एक दूसरी तरह की सरकार बनेगी, भविष्य की वो सरकार होगी, और जो इससे भी अच्छी होगी। तो यही चीज़ है। तो उसके दूसरे वाले के विरोध में एक तीसरा वाला आता है, और इसका नाम है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत का मतलब क्या है? विकासवादी सिद्धांत में ग्रेसियस आएंगे, बहुत लोग आएंगे, ग्रेसियस आएंगे, गार्नर आएगा, विकासवादी सिद्धांत के लोग कहते हैं कि जो राज्य का निर्माण हुआ वो न ईश्वर ने किया है और न मनुष्य ने, क्योंकि दैवी सिद्धांत में कह रहे थे कि ईश्वर ने राज्य बनाया, यानी कि राजा बनाया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले में, सामाजिक समझौता वाले में कह रहे थे कि मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ने आपस में समझौता किया। ये लोग कह रहे हैं कि राज्य का निर्माण न ईश्वर ने किया है
और न मनुष्यों ने आपस में समझौता करके किया है, बल्कि राज्य का निर्माण विकास की एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हुई है। थोड़ा विकास यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ, बढ़ते 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 आज हम इस स्थान पर आ गए हैं। यानी एकाएक नहीं हुआ है, विकास हुआ है। कुछ काम, जैसे शुरुआत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, बाद में वोट देने का अधिकार हो गया, बाद में उनको चुनाव भी लड़ने का अधिकार हो गया। तो ये क्रम एक साथ नहीं हुआ कि पहले ही चुनाव लड़ने का अधिकार हो जाए, नहीं, एक क्रम है। तो इसी तरह से इसका भी एक क्रम से विकास हुआ है और वर्तमान में इसी सिद्धांतों को माना जाता है सबसे ज़्यादा, यानी कि विकासवादी ही सिद्धांत है राज्य के निर्माण में। चलिए 3 तो हो गया। एक चौथा है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी ये राज्य के बारे में तो ये नहीं बताता कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं बताते। मार्क्स का मतलब, अब इसमें कार्ल मार्क्स की बात करिए, फ्रेडरिक एंजल्स की बात करिए, लेनिन की बात करिए, स्टालिन की बात करिए, तो ये लोग ये नहीं कहते कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ये नहीं बताते। ये लोग सिर्फ ये बताते हैं कि राज्य का निर्माण क्यों हुआ है। कैसे हुआ नहीं बताते, क्यों हुआ है ये बताते हैं, क्यों। और एक चीज़ बताते हैं ये लोग कि शोषण करने के लिए हुआ है। शोषण करने के लिए, यानी जो राज्य बना है वो वर्ग का शोषण करता है। जैसे एक अमीर वर्ग है, इसको बुर्जुआ वर्ग इन लोगों ने कहा, बुर्जुआ। और एक गरीब वर्ग है, किसान है, मजदूर है, इसको इन लोगों ने सर्वहारा कहा। तो सर्वहारा पर शासन करने के लिए राज्य बना। यानी राज्य को ये लोग ये मानते हैं कि जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी संपत्तियों की रक्षा के लिए, अपना काम बनाने के लिए राज्य का निर्माण किए हैं। और ये पूरी मशीनरी राज्य की इन्हीं का काम करती है, इनका काम ये नहीं करती, ये मानते हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि राज्य हट जाए, राज्य रहे ही ना। ये मार्क्सवादियों की बात है। तो ये 4 तरह के सिद्धांत हो गए। इसके अलावा 2 और सिद्धांत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। एक सिद्धांत है शक्ति का, शक्ति का सिद्धांत, यानी राज्य का निर्माण शक्ति के सिद्धांत से हुआ। ये कैसे? इसमें ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि 2 कबीला है, एक गरीब कबीला है, एक अमीर कबीला है। तो इस कबीले ने इस पे आक्रमण किया। हालांकि कबीला भी राज्य से संबंधित है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कबीला मतलब उस समय का राज्य ही है। तो इसको आप समझिए ऐसे ही कि मान लीजिए एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है। ये ताकतवर है, यानी कि अमीर है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये गरीब है, ये कम शक्तिशाली है। तो इसने इनके ऊपर चढ़ाई किया और इनको जीत लिया, और जीत करके इनके ऊपर ये शासन करने लगा। तो ये शासक हो गया, शासक, और ये शासित हो गए, है ना, शासित। मतलब ऐसे कहें कि ये गरीब, मजदूर, किसान वर्ग सर्वहारा, और ये पूंजीपति, अमीर, ये लोग। तो एक शासक और एक शासित। तो शक्ति का इन्होंने सिद्धांत बताया कि अमीरों ने गरीबों को जीता और उन पर राज्य करने के लिए, उन पर शासन करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा राज्य का। और राज्य का एक ही काम है, अमीरों की, पूंजीपतियों की, धार्मिक लोगों की रक्षा करना, उनकी सुविधा के लिए कानून बनाना। ये लोग ये बताते हैं, शक्ति का सिद्धांत है। अच्छा, इसमें भी कुछ दार्शनिकों के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे डेविड ह्यूम है, डेविड ह्यूम, ये इसके समर्थक मतलब यही बताते हैं, डेविड ह्यूम, हेमर। इसके अलावा जब हम चलेंगे, हम मध्यकाल में आएंगे, तो मैकियावेली बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर आप राजनीति विज्ञान में मैकियावेली को नहीं पढ़ते हैं तो आप फिर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मैकियावेली। फिर इसके अलावा हिटलर की हम बात करेंगे, है ना, मुसोलिनी की बात करेंगे। तो जो राजा ताकतवर हैं, निरंकुश हैं, वो इसी सिद्धांत को मानते हैं, इसी सिद्धांत पे वो चलते हैं। तो शक्ति का सिद्धांत। एक और सिद्धांत है, कितने सिद्धांत हो गए? 5। एक और सिद्धांत है जिसका नाम है रक्त संबंध का सिद्धांत।
रक्त संबंध। रक्त संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? इसमें मैकाइबर को ले लीजिए। मैकाइबर इसके प्रवर्तक हैं एक तरह से। इसी के जब दो भाग करेंगे, जैसे पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, तो पितृसत्तात्मक में हेनरी मैन आ जाएंगे, तो मैकाइबर, हेनरी मैन, ऐसे लोग रक्त संबंध सिद्धांत को मानते हैं। तो रक्त संबंध सिद्धांत का मतलब है कि ये लोग ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे 1000, 10,000, 20,000 जितने भी लोग हैं वो रह रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले व्यक्ति और व्यक्तियों का जो समूह होगा वो कहलाएगा परिवार। यानी व्यक्तियों ने मिलकर के परिवार बनाया, व्यक्तियों का समूह परिवार हुआ। परिवार ने मिलकर के वंश परंपरा बनाई, एक वंश बन गया। यानी वंश में कई परिवार होते हैं और एक परिवार में कई लोग। तो सबसे छोटी यूनिट है व्यक्ति, व्यक्ति से बन गया परिवार, परिवार से बन गया वंश, और फिर वंश से बन गया समाज। कई वंश जब एक जगह रहने लगे तो वहाँ समाज का निर्माण हो गया, यानी समाज बन गया। और जब कई समाज एक जगह रहने लगे तो फिर वहाँ क्या बन गया? राज्य बन गया। तो राज्य क्या है? कई समाजों का एक समूह है। तो व्यक्ति से परिवार, परिवार से वंश, वंश से समाज, समाज से कबीला, राज्य, राष्ट्र, जो भी कहें। ऐसे हुआ ये रक्त संबंध, यानी मैकाइबर कहता है। यानी कि रक्त संबंध से ही राज्य का निर्माण हुआ है। इस क्रम में तो हमने 4 सिद्धांत पढ़े जो बताते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। अब आधुनिक विचारधारा के अनुसार जब सबका अध्ययन किया जाता है, हालांकि और सिद्धांत हैं लेकिन मुख्य रूप से बस यही इतने ही, जब सबका अध्ययन किया जाता है तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो आज का राज्य है वर्तमान, जैसे अपना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जो वर्तमान के राज्य हैं वो दरअसल इन सिद्धांतों में से किसी एक सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, बल्कि इनके निर्माण में सभी की भूमिका है। दैवी भी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, शक्ति भी है, रक्त संबंध भी है, और क्या है? विकास का क्रम है। लेकिन मुख्य रूप से भूमिका विकास के क्रम की है। यानी जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे अच्छी अच्छी चीज़ें राज्य में जुड़ती गई और एक संतुलित राज्य बन गया। आज भी राज्य में कुछ कमियां हैं, वो आने वाले समय में जुड़ेंगी, बनेंगी। जैसे आज के राज्य में क्या कमियां हैं? समान नागरिक संहिता नहीं है। भाई एक ही कानून के लिए अलग अलग तरह के दंड हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है। मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, प्रासंगिक तो है अभी कि भाई उनके हिसाब से हो, उनके हिसाब से हो। लेकिन आने वाले समय में ये ऐसा नहीं रहेगा, एक हो जाएगा, निश्चित तौर पे एक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी अभी भी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में सुधरेंगी। तो वर्तमान का जो राज्य है वो विकास के क्रम में यहाँ तक पहुँचा है, इसमें कोई शक शबत नहीं है। अब इसी के आधार पर जब हम बात करते हैं कि राज्यों का इतिहास, तो हम इसको 3 भागों में बांटकर देखते हैं। राज्यों के इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम देखते हैं। प्राचीन काल, प्राचीन काल के राज्य, और मध्यकाल के राज्य, और आधुनिक काल के राज्य। हम लोग आधुनिक काल के राज्य में हैं। आधुनिक काल, ये 3 तरह के का इन्होंने मतलब हम लोग आज के विद्वान बांटते हैं। प्राचीन काल का राज्य हम बात करें तो 5वीं शताब्दी तक, 5वीं शताब्दी, यानी जब महाजनपदों का जब उदय हुआ, मौर्य, मतलब मुख्य रूप से मान लीजिए कि मौर्यों का इतिहास, मौर्य तक, तो प्राचीन काल से 5वीं शताब्दी तक। अब इसमें क्या क्या था? इसमें था कबीला राज्य। कबीला का मतलब होता है जो एक जगह अस्थायी रूप से नहीं बसते। जैसे अपना वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता भी एक कबीली सभ्यता थी। मतलब एक जगह ये लोग नहीं बसते थे। मुख्य रूप से इनका व्यवसाय पशुचारण था। पशु मतलब खेती भी नहीं थी, बाद में खेती भी करने लगे, लेकिन शुरुआत में पशुचारण ही था। तो कबीला, यायावर संप्रदाय, ये सब कबीला थे। कबीला से ही बाद में मतलब राज्य के रूप में आए हैं।
फिर मध्यकाल में, अभी हम आगे लिख चुके हैं मध्यकाल, तो मध्यकाल में फिर सामंती व्यवस्था आ गई, सामंतवाद, कल हमने चर्चा किया था। अब मध्यकाल कब से कब तक है, तो 5वीं से 15वीं शताब्दी तक। फिर तीसरा है आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब इस आधुनिक काल में 15वीं शताब्दी के बाद, 15वीं शताब्दी के बाद अलग हो गया। अलग इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण, धर्म सुधार हुआ, और क्या हुआ, व्यापार सुधार हुआ। तो ये 3 काम हुए। इसलिए इन तीनों कामों के बाद बहुत बदलाव आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया। पुनर्जागरण मतलब जो सामंती व्यवस्था थी मध्यकाल में, उसके खिलाफ जागरण हुआ, तो बड़ा बदलाव हुआ इसमें। धर्म सुधार हुआ, जो चर्च की भूमिका थी उसको कम किया गया। और फिर व्यापार में वृद्धि हुई, दूसरे देशों में जाना है व्यापार करने के लिए, तो फिर अपनी नीतियों में भी बदलाव करना पड़ा। तो इसके तीनों के कारण जो परिणति हुई राज्यों की, वो आज लोक कल्याणकारी राज्य की है। जैसे मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, जब मध्यकाल में सामंती व्यवस्था थी, यानी कि सामंतवाद था। अब आप समझ रहे होंगे सामंतवाद का मतलब क्या, जहाँ धर्म की प्रधानता हो। तो यहाँ पे सबसे मतलब इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अलौकिक सत्ता, अलौकिक, अलौकिक, और एक लौकिक। ये लोग 2 सत्ता में विश्वास करते थे। अलौकिक सत्ता में ईसा मसीह, चूँकि मध्यकाल में हम यूनान की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें निकली हैं, तो वहाँ पे ईसा मसीह हैं। तो ईसा मसीह अलौकिक सत्ता है और ये सबसे ऊपर है, मतलब इनसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है उस मध्यकाल में। ईसा मसीह के बाद दूसरे स्थान पे आते हैं पोप। पोप का मतलब वेटिकन सिटी में आप जानते हैं पूरे ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं वो बैठते हैं, जहाँ उस पदवी को पोप कहा जाता है। तो सामंतवाद में ये माना गया, यानी मध्यकाल में ये माना गया कि सबसे ऊपर गॉड है, ईश्वर, उसके बाद पोप। अब पोप क्या है, पोप एक लौकिक सत्ता है, यानी ये दिखते हैं, यानी कि राज्य में रहते हैं। ये राज्य में नहीं रहते, या रहते भी हैं तो दिखते नहीं, अलौकिक हैं, जो लोक से बाहर हैं, अदृश्य हैं। ये सबसे ऊपर है, इनके बाद पोप हैं, पोप से नीचे राजा हैं, इनसे नीचे ये, इनसे नीचे ये, और राजा से नीचे जागीरदार हैं, जागीरदार, जागीरदार से नीचे जमींदार हैं, जमींदार, और सबसे नीचे किसान हैं। मतलब इस समय सबसे कमज़ोर कौन था, किसान, मजदूर, कारीगर। इनसे ताकतवर जमींदार। जमींदार का मतलब सामंतवाद में ज़मीन का बड़ा महत्व था, तो जो ज़मीन का मालिक होता था वो अपने यहाँ किसानों से किसानी करवाता था, लेकिन ज़मीन उसकी रहती थी। तो किसान से बड़ा जमींदार, जमींदार से बड़ा जागीरदार। जागीरदार का मतलब होता है कि जैसे एक राज्य है तो उस राज्य के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं शासन चलाने के लिए, तो एक छोटा टुकड़ा किसी को दे दिया गया है तो जागीर कहा गया, तो जागीरदार। फिर कई जागीरों को मिला के जो राज्य बना तो उसका मालिक राजा, और इसी राज्य में रहने वाला पोप इनसे भी बड़ा, और ये सबसे बड़ा। तो ये स्ट्रक्चर था। इसी के खिलाफ जब पुनर्जागरण होता है तो पोप और ईसा मसीह, यानी धर्म और चर्च, इन दोनों की सत्ता को बड़ा झटका लगता है और राजा को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसीलिए मैकियावेली कहता है कि राजा सबसे शक्तिशाली है और राजा की आज्ञा मानना अन्य लोगों का कर्तव्य है, मानना ही चाहिए, और राजा जो भी करेगा वो सही करेगा, है ना। ये ऐसा माना, राजा को ताकत दिया गया। भाई राजा को ताकत नहीं देंगे तो काम नहीं कर पाएगा, और जब काम नहीं कर पाएगा तो देश मजबूत नहीं होगा। तो ये सामंतवाद में था। सामंतवाद के खिलाफ फिर ये चीज़ें हुई। अब पुनर्जागरण, धर्म सुधार और व्यापार, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर जो यूरोप है यानी कि इंग्लैंड है वो सबसे ताकतवर देश है, और ये अब क्या करेगा, पूरी दुनिया पे राज्य करेगा। और कहा जाएगा कि इंग्लैंड के साम्राज्य में सूर्य का भी अस्त नहीं होता, क्योंकि वो इतना बड़ा साम्राज्य है कि एक जगह डूब रहा है तो दूसरी जगह निकल रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य।
और ये अमेरिका पर भी राज्य करेगा, ये भारत पर भी राज्य करेगा, ये दक्षिण अफ्रीका पर भी राज्य करेगा, है ना। और ये कहाँ राज्य करेगा? पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर ये राज्य करेगा। इसका मतलब कि ये जो कानून बनाएगा वो हर जगह फॉलो किया जाएगा। इसके विरोध में भी कुछ राज्य हैं, जैसे कि फ्रांस है, जैसे कि जर्मनी है, जैसे कि यूनान मतलब ग्रीस, ये राज्य हैं। तो इनके यहाँ कुछ थोड़ी अलग व्यवस्था होगी, ज़रूर अलग व्यवस्था होगी। तो इन सब मतलब ये लोग जब यहाँ आएंगे, भारत आएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे कि जो अपने यहाँ की शासन व्यवस्था थी उसी के अनुसार यहाँ भी शासन करना चाहेंगे। तो जो यहाँ शासन पहले चल रहा था, जो यहाँ की व्यवस्था थी, उससे वो इनकी व्यवस्था टकराएगी, फिर तर्क होगा। तो भारत के 2 हिस्से होंगे। एक वो वर्ग होगा जो इनका समर्थन करेगा, कहेगा कि ये ठीक कर रहे हैं, जो सुधार कर रहे हैं, जो यहाँ पे राज्य में बदलाव करना चाहते हैं। और एक रूढ़िवादी होगा जो विरोध करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो इनमें भी आपस में टकराव होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? भारत आज़ाद हो जाएगा। और जब आज़ाद हो जाएगा तो अपने देश का संविधान बनेगा। और उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा कि वो संविधान बताए कि राज्य कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, चुनाव कैसा होगा, न्यायपालिका कैसी होगी। तो ये संविधान कैसा होगा, इसके लिए अध्ययन होगा। तो देखा जाएगा कि जहाँ जहाँ संविधान पहले बन चुका है और जो बना है, जैसे बना है, कितना अच्छा कहाँ का परफॉर्म रहा, तो सबसे अच्छी चीज़ों को ले करके अपने देश के संविधान का निर्माण होगा। तो अब हम कल से शुरुआत करेंगे संविधान का निर्माण। लेकिन उसके पहले अभी आपको पढ़ना है प्लेटो को, प्लेटो, और पढ़ना है अरस्तू को, और पढ़ना है मैकियावेली को। आप कहेंगे कि संविधान पढ़ाना था, राजनीति विज्ञान पढ़ाने लगे, तो मजबूरी है। फिर आप पढ़ेंगे कौटिल्य। इन चारों को जब आप पढ़ लेंगे तब आप समझ पाएंगे संविधान को। बिना इनके पढ़े समझ ही नहीं पाएंगे। आज की जो शासन व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, अगर आप प्लेटो को और मैकियावेली, खासकर मैकियावेली को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत लाभ है मैकियावेली को पढ़ने से। पूरा स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे कि जो शासन चलता है, जैसे कानून बनता है, जो कभी कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री हिंसक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बयान जारी करते हैं चलाने के लिए देश, तो वो दरअसल कहाँ से निकला, क्यों, क्या वो सही है या गलत है, दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। आप खुद जान जाएंगे कि ये राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें हैं और बिना इसके काम चल ही नहीं सकता। तो आप अपने से निर्णय ले पाएंगे कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर किसी से पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैकियावेली, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली और कौटिल्य, 4 वीडियो में इनको हम पढ़ाएंगे। और याद रखिएगा, ये चारों पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, गारंटी है। जब आप पढ़ेंगे अरस्तू को कि ये दास प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। दास प्रथा मतलब दास रखेंगे हम, कितना गलत बात है, कितनी गलत बात है ये, कल्पना करिए। लेकिन जब इतना परम विद्वान दास प्रथा का समर्थन करेगा तो क्यों करेगा? ये प्लेटो दार्शनिक राजा की कल्पना करेंगे और निरंकुश कर देंगे उसको, और कहेंगे कि लोकतंत्र बहुत बेकार चीज़ है, जिसकी आज हम लोग पूजा करते हैं। जब ये कहेंगे कि लोकतंत्र बहुत बेकार चीज़ है, तो क्यों बेकार है, इनका जब आप तर्क पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अरे ऐसा, ओहो, तो बिना इनके पढ़े तो सब बेकार है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मैकियावेली। फिर अपने कौटिल्य भैया यहाँ तो है ही, जो 7 सप्तांग बताएंगे कि राज्य के 7 अंग हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम शुरू करेंगे कल, मतलब एक दिन में एक ठो कंप्लीट। तो कल प्लेटो को पढ़ लेंगे, फिर अरस्तू, मैकियावेली, कौटिल्य, और इनके पहले थोड़ी सी चर्चा हम सुकरात की भी करेंगे। जैसे कि जे.एस. मिल ने कहा ना कि मूर्ख से अच्छा है, मतलब एक संतुष्ट सुअर से अच्छा है असंतुष्ट सुकरात होना। तो क्यों कहा है, इस ये भी समझ जाएंगे सिद्धांत। तो आज बस यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।